नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शरद पवार का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, बोले जमींदार जैसी हुई कांग्रेस की हालत, हवेली तो दूर झोपड़ी भी नहीं बची। भवानीपुर उपचुनाव के लिए महासंग्राम, ममता बनर्जी ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल देगी दीदी को टक्कर। एंटिलिया केस में आरोपी सचिन वाजे की अय्याशी पर बड़ा खुलासा, हर महीने मिस्ट्री गर्ल को देता था 50,000 रुपए, कंपनी का बना रखा था डायरेक्टर। तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, काबुल समेत अलग अलग जगहों पर हल्ला बोल, तालिबानियों ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग। इमरान खान ने जारी किया तुगलकी फरमान, महिला और पुरुष शिक्षकों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर लगाई रोक, शिक्षकों में रौब। तो पहली खबर पवार के कांग्रेस पर पावर अटैक की करते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने कांग्रेस पर ऐसा प्रहार किया है कि सारे कांग्रेसी बुरी तरह से तिलमिला उठे हैं। दरअसल शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना जमींदार से कर डाली और कहा कि कांग्रेस की हालत उन जमींदारों की तरह हो गई है जो अपनी हवेली नहीं बचा सके। इस दौरान शरद पवार ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि बाकी विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की नजदीकी तभी बढ़ेगी जब ये हकीकत स्वीकार करेगी कि अब वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं रही। डॉक्टर साहब, शरद पवार के इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, इस बयान से दो बातें साफ हैं। वो एक ये कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके 2024 में कोई बड़ा महागठबंधन विपक्षियों का बनना है तो उसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ में कमान नहीं होगी, ये शरद पवार ने आज ऐलान कर दिया। शरद पवार राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं। उनके हर वाक्य, उनका हर इस तरह के बयान की जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस पार्टी के अंदर उधेड़-बुन है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी फ्यूचर प्लान को बाकायदा, इसको कह सकते हैं कि दुनिया के सामने रखा था कि वो पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब तक राजनीति करते आई थी उस तरह से नहीं, बल्कि वो वामपंथियों, अर्बन नक्सलियों की तरह आंदोलन करने जा रहे हैं और इसके लिए अलग अलग कमेटी बना रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। तो ये ऐलान कांग्रेस पार्टी करती है और अचानक से शरद पवार का बयान आता है। इसका मतलब ये है कि शरद पवार ये बयान उन लोगों को एक ढाल के रूप में प्रदान कर रहे हैं जो G23 के कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स, जो राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब ये शरद पवार ने ये बयान देकर कि कांग्रेस पार्टी की हालत उस जमींदार की जैसी हो गई है कि जिसके पास कभी हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी लेकिन अब उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि जहाँ तक उसकी नज़रें जाती है वो सारा का सारा ज़मीन उनकी है। तो ये बयान राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये डबल अटैक है। एक तो पार्टी के बाहर उनको अपने, जिसको कह सकते हैं कि यूपीए के सहायक पार्टियों को ढूंढने में दिक्कत होगी, और दूसरा पार्टी के अंदर ये जो G23 ग्रुप जो राहुल गांधी के विरोध में खड़ा है उसको मैनेज करने में भी गांधी परिवार को दिक्कतों का सामना करना। बिल्कुल, शरद पवार का ये बयान काफी कुछ इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं ममता दीदी की। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। बीजेपी ने इस सीट से प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है, यानी प्रियंका ममता को चुनौती देगी, जिसको लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान है और उन्हें बार बार नंदीग्राम की याद आ रही है। और अब
अब उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, ममता दीदी के लिए भवानीपुर सीट कितना महत्व, प्रियंका क्या टक्कर दे पाएगी, कितना दिलचस्प होगा ये चुनाव? देखिए, जो भवानीपुर सीट है ये ममता बनर्जी का टर्फ है, हमेशा वहीं से चुनाव लड़ती है। पिछली बार अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो भवानीपुर छोड़ गई। पहला और बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर को छोड़ा ही क्यों, वो नंदीग्राम क्यों गई? एक बहुत बड़ा सवाल ये है। इस सवाल का जवाब यूं है कि ममता बनर्जी भवानीपुर में जीतेंगी या नहीं जीत पाएंगी, उसको लेकर के कन्फ्यूज़न था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यही भवानीपुर सीट के अंदर लोकसभा चुनाव में आप बता सकते हैं कि किस विधानसभा सीट में कौन पार्टी लीड पे थी। तो इस भवानीपुर विधानसभा सीट में 550 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा आए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी कम थी, लेकिन वो जो आंकड़ा था 3000 के आसपास का था। मतलब ये भवानीपुर में ममता बनर्जी का घर है, ममता बनर्जी का ये गढ़ है। ममता बनर्जी अब तक वहीं से चुनाव लड़ती आई है, लेकिन जो पिछले 2-3 रिजल्ट्स आए हैं वो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब था। इसलिए जो बंगाल के जितने सारे एक्सपर्ट थे वो यही कह रहे थे कि ममता बनर्जी की स्थिति भवानीपुर में ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने आखिर में जाकर के उन्होंने नंदीग्राम को चुन लिया। इसलिए वो नंदीग्राम गई, नंदीग्राम में भी हार गई। अब वापस वो भवानीपुर में चुनाव लड़ रही है। वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको भी समझना ज़रूरी है। ममता बनर्जी का पूरा कैंपेन वो इनसाइडर आउटसाइडर पे है, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी। तो भवानीपुर में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसको ममता बनर्जी आउटसाइडर कहती है। और दूसरा जो फर्क आया है पिछले असेंबली इलेक्शन और अभी के इलेक्शन में, वो ये कि तमाम हिंदू वोटर्स ने ये देख लिया है कि ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के बाद किस तरह का अत्याचार बंगाल में कराया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टेबरीवाल को टिकट दिया है। वो एक पेशे से वकील हैं और ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ वो कोर्ट में ये जो तमाम जो रेप्स हुए, जो मर्डर हुए, जो आगजनी हुई, जो सारा टीएमसी के गुंडागर्दी के खिलाफ ये कोर्ट में विक्टिम्स की तरफ से केसेस लड़ रही हैं। तो ये मुकाबला बड़ा टच एंड गो का होगा। केक वॉक ममता बनर्जी के लिए ये कंस्टिट्यूंसी नहीं होने वाली। तो कुल मिलाकर सीट बहुत अहम है, इसलिए चुनाव भी काफी खास होने वाला है। अब बात करते हैं वाजे की काली करतूतों पर। एंटलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में एनआईए की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चार्जशीट में बताया गया है कि मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे एक कॉल गर्ल को हर महीने 50,000 रुपए देता था, यानी अपनी सारी काली कमाई अय्याशी में उड़ाता था। और ये वही महिला है जो 5 स्टार होटल में वाजे के साथ पकड़ी गई थी। एनआईए से जब इस महिला ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वाजे उसे हर महीने पैसे देता था। वाजे ने उसे एक कंपनी में डायरेक्टर भी बनवाया था, लेकिन इस कंपनी के अकाउंट में बड़ी रकम का लेन देन होता था, जिसकी जानकारी महिला नहीं वाजे ही रखता था। सर, डर्टी गर्ल के साथ साथ ये जो डर्टी बॉय है सचिन वाजे, उनकी हिस्ट्री की मिस्ट्री को समझना काफी मुश्किल हो रहा है सर। देखिए, ये जो महिला है वो एक कॉल गर्ल थी। सचिन वाजे से 2-3 बार साउथ बॉम्बे के होटल में मिली और सचिन वाजे को वो अच्छी लग गई जी। और तब से, ये 2011 की बात है, और तब से ये उनके साथी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सचिन वाजे की ये गर्लफ्रेंड है जी। और इनका जो पहली बार जो दुनिया के सामने खुलासा हुआ वो तब हुआ जब सीसीटीवी कैमरे में वो उस 5 स्टार होटल में, जहाँ पे सारा पैसे की काउंटिंग मेरा होती थी, 2-2 सूटकेस लेकर के अंदर और बाहर करती हुई नजर आई। अब मसला कहाँ से इस लड़की का जो पूरा रोल आया कि जो गुजरात से 11 सिम खरीदे गए थे
मनसुख हिरेन और ये सारा एंटीलिया को लेकर के, उसमें से एक सिम इनके पास भी था। ये इतनी क्लोज थी। और दूसरा जो जिसकी वजह से ये फंसी हैं वो ये कि जिस कंपनी में करोड़ों रुपए वाजे डालता था, उसके जेल में जाने के बाद 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए उस अकाउंट से निकाले गए। जो पैसा इस महिला के पास आया, महिला बता रही है कि वाजे को ये समझ में आ गया था कि सब लोग फंसने वाले हैं, तो एक अच्छा वकील कर लेना, इसलिए वो पैसे उसे दिए गए थे। वाजे के रहते हुए उसने अपना सारा कमाम, ऑलरेडी वो मैरिड महिला थी, पति इसका शराबी था जैसा उसने बताया है, जिससे वो तंग आकर के वाजे के साथ वो रहती थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दिक्कत क्या है, वाजे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वाजे ने बहुत सारी चीज़ें कबूल भी कर ली हैं, बहुत सारे सबूत भी मिल गए हैं, लेकिन एक जो प्रश्न जो यहाँ बड़ा उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर 5 स्टार होटल में रहे, करोड़ों रुपए के हेरा फेरी कर रहा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों लग्जरी कार्स में वो पुलिस हेडक्वार्टर आता जाता हो, और पुलिस कमिश्नर चुप, होम मिनिस्टर चुप, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चुप, तमाम आईपीएस ऑफिसर्स चुप। तो इसका मतलब साफ है कि जो सचिन वाजे है ये एक बहुत बड़े सिंडिकेट का एक छोटा सा प्यादा है। ये जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में जब तक बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े नेताओं के नाम नहीं सामने आएंगे, तब तक ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अधूरी है। बिल्कुल, और जांच में कई खुलासे भी धीरे धीरे हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तालिबान की। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और जमकर नारेबाजी कर रही हैं। वहीं तालिबान का समर्थन कर रहे पाकिस्तान को भी लोगों ने बैन करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों से घबराए तालिबान ने अब प्रदर्शनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। तालिबान ने अब नया फरमान जारी कर कहा है कि लोगों को प्रदर्शन करने से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। वहीं तालिबान पत्रकारों पर भी जुल्म ढा रहा है। सर, अफगानिस्तान की स्थिति हर दिन बदलती जा रही है। लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे, अब तो उस पर भी रोक लगाई जा रही है। देखिए, ये रोक कल ही लगी, आज उस रोक को लोगों ने तोड़ भी दिया। पिछले एक दिन में 25 पत्रकारों को, जिसको कह सकते हैं कि दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, और सबसे जिसको कह सकते हैं कि दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें काबुल से आ रही हैं कि जहां तालिबान के आतंकी बड़े बड़े AK-47 लेकर के महिलाओं के प्रोटेस्ट को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, और महिलाएं उन्हें धक्का देते हुए आगे निकलती चली जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट, जनता वो सड़क पे आ रही है। जिस हिसाब से आप देखिए जो प्लेकार्ड है, जिस तरह से वो बैनर्स लेकर के चलते हैं, मतलब ये कि पूरी तैयारी के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो एक तो जनता सड़क पे आ गई है, लेकिन ये तालिबान क्या कर रहा है? तालिबान उन तमाम लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट का कारण बन रहा है जिन लोगों ने तालिबान के साथ बातचीत की। वो मुल्क जिन्होंने तालिबान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स, वो पत्रकार, वो मीडिया हाउसेस जो ये कह रहे थे कि तालिबान बदल गया है। तालिबान के मंत्रियों ने साफ साफ कह दिया। उसके प्रवक्ता ने कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, भाई ये पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि आपके कैबिनेट में महिलाएं क्यों नहीं हैं? इन्होंने दो टूक जवाब दिया कि शरीयत के मुताबिक ये सरकार चलेगी, और उसके मुताबिक महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। कोई क्रिकेट टीम नहीं, कोई फुटबॉल टीम नहीं, लड़कियां घर के बाहर कोई भी गेम नहीं खेल सकती हैं। शरीयत के मुताबिक जो तालिबान बता रहा है वहाँ पे कि महिलाएं, न उनका शरीर का कोई हिस्सा नज़र आना चाहिए, न चेहरा नज़र आना चाहिए। अब ये तो कानून है। अब इसलिए
चेहरे पे नकाब बांध के और शरीर का कोई अंग नजर न आए, उसके बाद कौन सा खेल खेल सकते हैं आप? इसलिए सब पे प्रतिबंध है। तो कहने का मतलब ये है कि तालिबान, वो तालिबान जो 1995 में था, उससे भी ज़्यादा दुर्दांत बनकर के वापस लौटा है। और लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो पिछले 20 साल में जिस आज़ादी का अनुभव इन लोगों ने उठाया है, उसको वो आसानी से खोना नहीं चाहते। चलिए सर, इसी के साथ आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान पर भी अब तालिबान का असर दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में रेप के लिए महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार बताने वाले इमरान खान ने अब तालिबानी फरमान सुनाया है और महिला टीचर्स के जीन्स और टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। वहीं पुरुष शिक्षकों पर भी जीन्स और टी शर्ट पहनकर आने पर बैन लगा दिया, जिससे इमरान खान के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। सर, ये कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है ये? अब देखिए, नीम के पेड़ के ऊपर कोई भी चीज़ चढ़ती है तो वो भी कड़वी हो जाती है। तो पाकिस्तान की तो पूरी राजनीति ही आतंकवादी, ये मौलाना, ये लश्कर तोयबा, ये तमाम, ये तालिबान किसका क्रिएशन है? ये तो सब लोग तो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जब आपने जिहाद के फेवर में आपने स्टैंड ले लिया, आप हिंसा के साथ खड़े हो गए, आप कट्टरता के साथ जो है उसके पैरोकार बन गए और आप बाकायदा पब्लिक रैलीज में आप ये कहेंगे कि हम तो मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं बल्कि रियासत मदीना बनाना इनका काम है, तब तो लोग पूछेंगे भाई रियासत मदीना में तो शरीयत कानून लगता था। तालिबान बोल रहा है कि हम शरीयत कानून लगा रहे हैं, हमारा ओरिजिनल शरीयत है, तो उसका असर तो पाकिस्तान में दिखेगा ही। नहीं तो कल कोई मौलाना तालिबान का ये कहेगा कि भाई ये तो पाकिस्तान जो है ये तो कुफ्र कर रहा है, ये रियासत मदीना क्या, ये तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह यहाँ पे लड़कियाँ जो है बदतमीजी करती है। आज वहाँ पे जैसा कि पिछली खबर में हमने बताया, वहाँ बता दिया गया कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, यहाँ महिलाएं टीचर कैसे हो सकती हैं? तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो टाइट कपड़ों के ऊपर बैन है, महिलाओं के ऊपर भी बैन लगेगा, मर्दों के ऊपर भी बैन लगेगा। आपको मालूम है, ये तालिबान के आने से जैसे ही काबुल पे कब्जा हुआ, सबसे पहली चीज़ वहाँ क्या हुई, वहाँ पे जितने भी बार्बर शॉप्स थे दैट वर क्लोज डाउन, क्योंकि ये जो शरीयत के रूल के मुताबिक महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, लड़के भी हेयर कट वगैरह नहीं ले सकते, वो स्मार्ट नहीं दिख सकते, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकते, उनके लिए भी बाकायदा उस तरह का कानून, जिस तरह से तालिबानी को देखिए किस तरीके से वो, ऐसा लगता है कि 2-3 सेंचुरी पीछे के लोग जो हैं अचानक से यहाँ अवतरित हो गए हैं। तो वो पाकिस्तान उससे कैसे बच सकता है? ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पड़ोस में आप शरीयत को लागू कराने के लिए अपने पूरे खजाने खोल दें, अपनी पूरी, जिसको कह सकते हैं कि हुकूमत को आप इसके पीछे लगा दें। तो जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की अफ़गानिस्तान में लागू करने के लिए, उसकी छींटें तो पाकिस्तान में आएंगी। और अभी तो सिर्फ सरकार एक्शन ले रही है। ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ कि ये होना है। अफ़गानिस्तान में जितनी खून, जितने लोगों की मौत हो रही है, जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान के शहरों में भी ऐसा ही होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।